नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र चंदेल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल फोकस ऑन स्टडी पर। आइए दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं पुष्यभूति वंश के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने जैसे कि आपको बताया था गुप्त वंश के बारे में। आज हम लोग जानने वाले हैं पुष्यभूति वंश, जो कि थानेसर हरियाणा में अपना शासन करता था। इसके जो संस्थापक थे वह थे पुष्यभूति। तो पुष्यभूति के बारे में हमें ज़्यादा कुछ जानना नहीं है। हम लोगों को जानना है इसी पुष्यभूति वंश में एक शासक हुए प्रभाकर वर्धन, जो कि अवंती वर्मन के सामंत थे। अवंती वर्मन जो कि कन्नौज उत्तर प्रदेश का एक राजा था, यह उसके सामंत यानी कि मंत्री थे। प्रभाकर वर्धन इसी के समय हूणों का आक्रमण भी हुआ। और प्रभाकर वर्धन के बारे में हम लोगों को जानना है, इसके 3 संतानें थीं। बड़ा पुत्र राज्यवर्धन, छोटा पुत्र हर्षवर्धन और एक पुत्री राज्यश्री। तो इसी के समय जब हूणों का आक्रमण हुआ तो ये जो हूणों का आक्रमण था, इसने हूणों के आक्रमण का दमन करने के लिए अपने पुत्र राज्यवर्धन को वहाँ भेज दिया था। तो इसने अपनी पुत्री राज्यश्री की शादी अवंती वर्मन यानी जो कन्नौज के शासक थे अवंती वर्मन, उन्हीं के पुत्र ग्रहवर्मन से शादी कर दी थी। तो इसी से नाराज़ होकर इनके जो एक शशांक जो कि बंगाल के शासक और देवगुप्त जो कि मालवा के शासक थे, इन्होंने ही मिलकर ग्रहवर्मन की हत्या कर दी थी। ये नहीं चाहते थे कि राज्यश्री की शादी ग्रहवर्मन से हो, और इन्होंने ही ग्रहवर्मन की हत्या कर दी और राज्यश्री को भी अपहरण कर लिया राज्यश्री का। तो राज्यश्री को छुड़ाने गया इनका बड़ा भाई राज्यवर्धन, तो उसकी भी हत्या इन लोगों ने कर दी थी। और इसी समय इनके पिता की मृत्यु हो गई और पिता के साथ माता सती हो गई। तो इससे हमें पता चलता है कि इस समय भी जो सती प्रथा थी वह प्रचलित थी। तो दोस्तों, अब कौन बचा? इनकी जो प्रभाकर वर्धन की पुत्री थी, इनका अपहरण कर लिया था शशांक और देवगुप्त ने। और इनका जो छोटा बेटा था, जिनका पालन पोषण अपने मामा दांडी के यहाँ हो रहा था, तो इनका जो छोटा बेटा था हर्षवर्धन, वह बचा। और इनकी पुत्री जो कि राज्यश्री थी, इसका अपहरण कर लिया था। पिता प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई थी और बड़े भाई राज्यवर्धन की भी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों, जो राज्यवर्धन के बाद जो गद्दी पर बैठा था, यानी कि जो गद्दी पर बैठा वह हर्षवर्धन था, जिसका जन्म 590 ईस्वी में हुआ था। और मैंने आपको बता ही दिया, इनकी परवरिश अपने मामा दांडी के यहाँ हुई थी। इनकी पत्नी का नाम दुर्गावती और इनकी माता का नाम यशोमती था। इनका जो शासनकाल था, यानी ये जो गद्दी पर बैठे, ये 606 से लेकर 647 ईस्वी तक रहे। तो जब ये गद्दी पर बैठे थे तब इनकी उम्र 16 वर्ष की थी। और इनके जो सेनापति थे उनका नाम था सिंहसेन, जिन्होंने इनको समझाया कि आपको गद्दी पर बैठना ही होगा और बदला भी लेना होगा। तो इन्होंने गद्दी संभाली और गौड़ नरेश जो कि शशांक था, जिन्होंने इनके यानी कि बहन के पति जो कि ग्रहवर्मन था, उनकी हत्या की थी और इनकी बहन को अगवा कर लिया था, यानी कि अपहरण कर लिया था, उनको इसने पराजित किया शशांक को। और एक बौद्ध भिक्षु था दिवाकर मित्र, उसकी मदद से इन्होंने अपनी बहन को खोजा था। और इस बौद्ध भिक्षु ने इसकी बहन को खोजने में मदद की थी। और बहन राज्यश्री को खोजने के बाद इन दोनों ने यानी कि राज्यश्री के साथ हर्षवर्धन ने संयुक्त रूप से शासन किया। तो हर्षवर्धन को साहित्य का सम्राट कहा जाता है। साहित्य का सम्राट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी के समय बहुत सारी रचनाएं हुई, जैसे कि नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका आदि। हर्षवर्धन ने जो अपनी राजधानी बनाया था वह कान्यकुब्ज यानी कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। आप इस मैप को देख लीजिएगा थोड़ा बहुत, जैसे कि ये जो क्षेत्र था यह कन्नौज यानी कि जो हर्षवर्धन का क्षेत्र था, जो हर्षवर्धन का साम्राज्य था। ये जो था नीचे, यह था पुलकेशन द्वितीय यानी चालुक्य वंश के राजा। यह था कश्मीर, यह था दुर्लभ वर्धन का क्षेत्र। तो ऐसे आप लोगों को इस मैप का थोड़ा मतलब देख लेना है, इस मैप को अच्छी तरह से क्या क्या लिखा हुआ है आप लोगों को। मैं थोड़ा बहुत देर रोक देता हूँ, ऐसे आप लोगों को वीडियो पॉज करके देख लेना है। तो हर्षवर्धन को जो हराया था वह पुलकेशन द्वितीय के द्वारा हराया गया था। नालंदा नदी पर इन दोनों का युद्ध हुआ था। 618 ईस्वी में युद्ध हुआ था जिसमें हर्षवर्धन की हार हुई थी। हर्षवर्धन के जो नाटक हैं,
हर्षवर्धन ने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका जैसे बड़े नाटकों को रचनाएं की हैं। इन नाटकों को लिखने का जो श्रेय जाता है वह कवि धावक को दिया जाता है। कवि धावक की अपनी भी एक पुस्तक हुई है जिसका नाम है पवनदूत। हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे वह थे बाणभट्ट, मयूर भट्ट और मातंग दिवाकर। बाणभट्ट जिन्होंने कादम्बरी और हर्षचरित जैसी बड़ी पुस्तकों का रचनाएं की हैं। हर्षचरित जो कि 8 भागों में विभाजित है, 8 भागों में विभाजित है जिन्हें उच्छ्वास कहा जाता है। उच्छ्वास यानी कि जैसे 1 उच्छ्वास, 2 उच्छ्वास, ऐसे ही 8 उच्छ्वास हैं इसमें। मयूर भट्ट जिसकी पुस्तक का नाम सूर्य शतक है। मातंग दिवाकर जिसकी पुस्तक का नाम मयूर शतक है। मतंग दिवाकर है, वही मतंग दिवाकर है जिसे मैंने आप लोगों को दिवाकर मित्र के नाम से बताया था, जिसने राज्यश्री को ढूंढने में हर्षवर्धन की मदद की थी। हेनसांग के बारे में जानेंगे। हेनसांग जिसे हम लोग यात्रियों को राजकुमार कहते हैं, वह हर्षवर्धन के समय ही भारत में आया था। यह एक चीनी यात्री था और इसकी खोपड़ी जो है वह आज भी पटना संग्रहालय में रखी हुई है, जिसे 14वें दलाई लामा लेकर भारत आए थे। तो यह भारत में 630 ईस्वी से लेकर 645 ईस्वी तक भारत में रहा था। सॉरी दोस्तों, यह 15 वर्ष भारत में रहा था। इन 15 वर्षों में इसने 8 माह नालंदा विश्वविद्यालय में बिताए थे और इस नालंदा विश्वविद्यालय में इसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अध्ययन किया था। और इसने बताया था कि इसमें जो पढ़ाई होती थी नालंदा विश्वविद्यालय में वह 5:1 यानी कि बच्चों और शिक्षकों का जो अनुपात था वह 5:1 था, यानी कि 5 बच्चों को एक शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाता था। यह काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी उस समय। इसी के समय जो नालंदा के कुलपति थे वह शीलभद्र थे। इसने अपना जो यात्रा विवरण है वह अपनी पुस्तक सीयू की नामक पुस्तक में लिखा है, यानी कि इसकी पुस्तक का नाम सीयू की है। आप लोगों को ध्यान रखना है, यह काफ़ी फेमस पुस्तक है, इसीलिए इसको काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। और इसने अपनी पुस्तक सीयू की में बताया है कि जो व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था भारत में वह कन्नौज था, और जो दक्षिण में जो महत्वपूर्ण केंद्र था व्यापार का वह कांची था। इसने हर्ष की जो सेना थी उसको चतुरंगिनी सेना कहा है। चतुरंगिनी यानी कि पैदल, हाथी, घोड़े, रथ, इस तरह की सेना थी हर्षवर्धन की। इसने हर्ष का नाम अपनी पुस्तक में शिलादित्य बताया है। हेनसांग की जो आप लोगों को एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि हेनसांग जो कि एक चीनी यात्री था, इसकी जो जीवनी है वह व्हीली के द्वारा लिखी गई है। हर्षवर्धन के कार्यों के बारे में जानते हैं। इसने यह हर 5 वर्ष में महामोक्ष परिषद का आयोजन करवाता था। इसने 2 महासम्मेलन करवाए प्रयागराज और कन्नौज में। महामोक्ष परिषद का क्या अर्थ होता है, यानी कि यह हर 5 वर्ष बाद बौद्ध भिक्षुओं को काफ़ी संख्या में दान देता था, यानी बहुत कुछ दान में दे देता था। इसी ने कुंभ मेलों की शुरुआत कराई। प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, यहाँ पर लगते हैं कुंभ मेले। अर्धकुंभ प्रत्येक 6 वर्ष बाद लगता है, और कुंभ जो कि प्रत्येक 12 वर्ष बाद आयोजित होता है, और महाकुंभ जो कि 24 वर्ष बाद आयोजित होता है। तो इस तरह मैंने आप लोगों को हर्षवर्धन के बारे में और पुष्यभूति वंश के बारे में सब कुछ बता दिया। इसके बाद इसके पुत्र भी हुए, लेकिन वह काफ़ी ज़्यादा प्रतापी शासक नहीं हुए, इसीलिए उसके बाद इस वंश का पतन होता चला गया। इसके पुत्रों का नाम बाकी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। भाग्यवर्धन और कल्याणवर्धन थे, जिन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, इसीलिए आप लोग ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए और उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करते रहिए। मिलते हैं आगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।